लेटिस हमने माना कोई क्रिस्टल लिया है और वो क्रिस्टल हम लोगों ने थ्री डायमेंशनल लिया है। चलो समझते चलेंगे। यहां x हमने लिया, ये वाला y लिया, ये वाला z, ठीक है। लेकिन हम क्रिस्टल कहां रखे हैं? तो तुम्हारे बुक ने जो लिया हुआ है वो इस साइड से लिया है, समझते चलो ना। उसने z एक्सिस किधर लिया है? इधर लिया है। अब थोड़ा समझ, यहां बस मान लेते हैं, देखो क्योंकि क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने माना है कि क्या है, वो क्यूबिक है। आ रहा समझ? वो घन है, घन दिया हुआ है और घन की सभी भुजाएं या क्यूब के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होंगे। घन की सभी भुजाएं इक्वल होंगे और वो एक दूसरे से कितना एंगल बनाते रहते हैं? उनकी भुजाएं 90 डिग्री के बनाते रहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्रिस्टल लिया है और उन क्रिस्टल में मान लेते हैं कि 3 पॉइंट इस तरीके से है, इस तरीके से है कि एक पॉइंट मैंने लिया है किस पर? किस पर? z एक्सिस पर। क्लियर है? मैंने कुछ पॉइंट लिया है इस तरीके से, 3 बिंदु लिया। एक बिंदु हमारा मान लेते हैं, चलो समझते चलना, ये ऐसा है, यहां पर हमारे पास इस तरीके से है और यहां पर हमने कोई क्रिस्टल इस तरीके से क्रिस्टल ले लिया है और इन तीनों को हमने मिला करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है। इस तरीके से हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है किसी क्रिस्टल का, कोई भी एक क्रिस्टल है। और इस पर हमने 3 पॉइंट जो लिए हुए हैं वो ये 3 पॉइंट A और एक वाला हो गया हमारे पास B और ये वाला हो गया C। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने लिया। अब 3 पॉइंट जो लिया हुआ है तो इनके बीच में अगर मैं बोलता हूं तो समझते चलो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमने लिया है वो कितना है? अच्छा, HKL मैंने निकालना सिखाया था तुमको, HKL हम लोगों ने निकाला था ना, मिलर इंडाइसेस याद करो। HKL कैसे निकलता है? इनका रेशियो किसके बराबर होता है? मैंने बोला था 1/p रेशियो 1/q रेशियो 1/, तो मैंने इसको प्रॉपर तुमको निकालना सिखाया था। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले लेंथ निकाल लो बोला था, तो लेंथ होता था PA, फिर L1 था, L2 की वैल्यू था QB और L3 की वैल्यू था RC। ऐसा कि नहीं? ये जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है, इसी को हटा दोगे तो फिर जो मिलेगा वो तुम्हारा PQR हो जाएगा। हम लोगों ने प्रॉपर वहां थे तो हमने क्वेश्चन देखा था इसका। तो मैं अगर यहां से निकालना चाहता हूं कि लेंथ कितना है, थोड़ा समझना, इसी चीज को अगर मैं बोलना चाहूं तो लगभग चलो H, इसको मैंने बोला क्या K, इसको मैंने बोला L, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है O से A तक का मैंने बोला कितना? H अपॉन कितना हो जाएगा? मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं P निकाल रहा हूं, तो P निकालने से कितना हो जाएगा? H अपॉन A। अच्छा, यहां पॉइंट उधर ले दिया तो Z वाला इधर नहीं बन रहा है, लेकिन ये तो है ना ऐसा, ये Z वाला तुमको नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है, क्या है? तो इसी के बीच में रखा हुआ है, बीच में। तो x एक्सिस से हमने ले लिया कि उसका डिस्टेंस कितना है, कोई पॉइंट लिया गया भाई, कोई भी एक इस तरीके से लिया गया है, तो डिस्टेंस कितना है? h अपॉन। यहीं से अगर मैं b के लिए बोलूं तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? k अपॉन b। आया समझ? और लास्ट वाला जो तुम्हारा y एक्सिस की ओर है, इस वाले को, इसको तुम्हारे बुक में हो सकता है कि z लिया, उसने z ले लिया, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये y वाला है, ये z वाला, ताकि तुमको बुक टू बुक समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये वाला O से लेकर के C तक का क्या है अपने पास? L अपॉन C। क्लियर है? समझ में आया? ये PQR क्या भाई? काटे गए अंतःखंड की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि हमने इसी कोई क्रिस्टल पर कोई पॉइंट लिया जिसको हमने n बोल दिया। इस क्रिस्टल पर हमने कोई पॉइंट लिया, समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब यहां से मान लेते हैं इस पॉइंट से लेकर के O तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोला क्या है? ठीक है, यही लेटिस इंटरवल कहलाएगा तुम्हारा। आ रहा समझ? किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उस लेटिस के किसी बिंदु
किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, लैटिस इंटरवल कहला जाएगा। ठीक है, ठीक, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब इसी की वैल्यू मैं बोलता हूं, अगर मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में बनाया तो इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, आगे की ओर होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि एंगल कितना बनाएगा। तो एंगल की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा समझते चलना, दोनों की वैल्यू हम लोग के पास किस तरीके से है और क्या बनाना है ये थोड़ा सा समझना। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो ये डी है, देखो सबके साथ एंगल बनाना है, करना क्या बस ध्यान रखते चलना। मैंने इस डी को ही बेस माना और इसको मैंने बोला थीटा ऑफ ए, जो तुम्हारे बुक में लिखा है। ठीक है, जो मेन तुमने डिस्टेंस लिया है, मेन जो तुमने डिस्टेंस लिया है, बेस लिया है ओ एन, तो ओ से एन वही डी है, तो उसके साथ सब एक्सिस का एंगल बनाना। जो डी तुमने लाइन खींचा ना, उसके साथ एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी, इन तीनों के साथ थीटा बनाना। तो मैंने इस डी का ओ एक्स एक्सिस के साथ कितना बोला, थीटा है। इसी का मैंने, अब यही डी है, इसके साथ y एक्सिस, ये वाला एक्सिस कौन सा है, ये y एक्सिस है, इसके साथ क्या है एंगल थीटा बी, और इसी d के साथ z एक्सिस का पूरा पूरा कितना हो जाएगा, थीटा ऑफ सी। तो हमने एंगल कैसे बनाया, मेन एंगल का है ना, तुमने लैटिस इंटरवल बोला o से n तक का, o से n बोला, जो d आया है ना, इसके साथ सभी एक्सिस का एंगल बनाओ। D वाले के साथ मैंने OA का लिया तो थीटा ए हो गया, D वाले के साथ ये Y वाला एक्सिस है तो इसके साथ लिया तो छोटा वाला दिखा मेरे को थीटा बी। इसी D के साथ मैंने पूरा पूरा, ये मत समझना कि इसके साथ है, ये पूरा पूरा है अंदर ना, D के साथ है, तो ये क्या कहला जाएगा, थीटा सी। क्लियर है कि नहीं, चलो ठीक, क्लियर है यहां तक। मेन डायग्राम है ना, डायग्राम मेन है, डायग्राम अगर समझ गया तो सब चीज क्लियर है। ठीक है, अब लैटिस इंटरवल क्या माना है अपन ने, स्मॉल डी माना है। तो यहां से हमने एक चीज पढ़ा, चलो फिर 11वीं चलते हैं, 11वीं 12वीं। हमने वहां एक फॉर्मूला पढ़ा, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। तो फिर हमने प्लेन की इक्वेशन में पढ़ा है, प्लेन का इक्वेशन कितने टाइप के, दो टाइप के हमने पढ़े। अगर मैंने प्लेन का इक्वेशन पढ़ाया मैथ्स का तो दो टाइप का, एक हमने कार्टेशियन फंक्शन में ax plus by plus cz is equal to d या फिर प्लस d is equal to 0 वाला फॉर्म पढ़ा, प्लेन का इक्वेशन, समतल का समीकरण। एक हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अरे समझ क्या चीज है, समतल का अभिलंब समीकरण, जिसको कैसे बोल दिया जाता है, Lx plus my plus nz is equal to p। याद आया कुछ, ये वाला भी पढ़ा है, ये वाला भी पढ़ा है, जहां p क्या कहलाता है, किसी पॉइंट से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल या नॉर्म फ्रॉम एनी पॉइंट। आ रहा समझ, ध्यान रखते चलना। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते थे n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n, सॉरी ये है ना, ठीक, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पूरा 11वीं 12वीं का कॉन्सेप्ट था जब हम लोग मैथ पढ़ते थे, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आया नहीं आया, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहां तुमने अल्फा की जगह क्या लिया भाई, थीटा a, बीटा की जगह थीटा b, यहां क्या लिया, थीटा। तो L M क्या है सर, ये तो बता दो। ABC जब लिखा जाता है तो ABC, देखो दो चीजें हमने पढ़ा, डायरेक्शनल रेशियो, डायरेक्शनल कोसाइन, दिक् अनुपात, दिक् कोज्या। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, याद आया, दिक् अनुपात, देखो ये दोनों चीजें लाइन में निकलती हैं, दोनों चीजें लाइन में। अगर मैंने एक पॉइंट बोला, ये x एक्सिस मान लो कोई पॉइंट है x1 y1 z1, और ये पॉइंट है x2 y2 z2। तो अगर मैंने डायरेक्शनल रेशियो की बात की, दिक् अनुपात की बात की, कैसा निकलता है, a इक्वल टू x2 माइनस x1, b इक्वल टू y2 माइनस y1, c इक्वल टू z2 माइनस z1।
मतलब 11वीं 12वीं पूरा हम लोग पढ़ रहे फिर से। अगर मैंने इसी को बात की, क्या चीज है, डायरेक्शनल कोसाइन, दिक कोज्या। तो जब दिक कोज्या बोलते हैं तो एल एम एन को बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैसे ही b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैसे ही c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ये याद आया कुछ? जी। तो एलिमेंट क्या है भाई, एलिमेंट क्या है, डायरेक्शनल कोसाइन या फिर दिक कोज्या। तो ये सभी लाइन से मिलकर के बना हुआ है। तो लाइन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसी का मैं यूज करता हूं। तो अपने को पता है कि डायरेक्शनल कोसाइन इसके अगर LMNN हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि L की वैल्यू क्या होती है, cos अल्फा होती है। तो मैं इसको cos स्क्वायर थीटा a लिख सकता हूं। फिर वैसे ही m वाला जो है वो किसके लिए, y एक्सिस के साथ बनता है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा b, सेम टू सेम cos स्क्वायर थीटा c इक्वल कितना हो जाएगा, जो तुम्हारे बुक में लिखा है। तो कहां से आता है, अगर तुमको ये सब बेसिक चीजें समझ में आ रही है फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला, देन y, अब इन्हीं सब की वैल्यू निकाल रहा है, वो भी किसके फॉर्म में, d के फॉर्म में, क्योंकि तुमको निकालना क्या है, d निकालना है। तो d होना ही चाहिए उसमें। तो हम लोग सबसे पहले cos थीटा a की वैल्यू, cos थीटा a का ये बेस है, ये जो d तुमने लिया है ON लिया है, इसी से सबका एंगल बनाना है। आ रहा समझ, ध्यान रखते चलना। तो इसके साथ कौन बना रहा है, अच्छा ये पॉइंट यहां ना लेकर के यहां बस ले ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा यहां बस ना लेकर यहां बस ले ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। वहीं में है ना, कहीं ना कहीं तो है, ठीक है। मैंने n लिया, चलो n कहां ले लिया, यहां जहां काटना है, टच कर रहा है। अब इस ट्रायंगल को मैं लेता हूं, समझ रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल, तो बाय ट्रायंगल OAN। तो अगर मैंने ट्रायंगल लिया तो कौन हो जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले ध्यान देना ना, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, लंब कहलाता है, ठीक है। अब दो ये तो लंब हो गए, इसका मतलब ही नहीं है। अब दोनों बचे हैं, उसमें कंफ्यूजन तुमको ज्यादा है कि कौन बेस है कौन हाइपोटेनियस है, कौन आधार है कौन कर्ण है। तो बड़ा कौन दिख रहा है उसमें, सर ON कर्ण है, ON कर्ण है, ON हमारे पास क्या चीज है, कर्ण है। ON हमारे पास क्या चीज दे दिया है, कर्ण दिया है। बेस तो नीचे वाला हो गया, सीढ़ी के जैसे रहता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। ON कर्ण हो जाएगा, प्रॉब्लम दिक्कत यही हो जाती है। हमने बेस किसको माना है सबके लिए, ON, तो वो सबके लिए क्या होगा, हमेशा बेस ही होगा, क्योंकि हम उसको फिक्स मान करके सब में एंगल खींच रहे हैं। तो यहां हमारे पास बेस कौन है, फिक्स्ड कौन है, ON है फिक्स, आ रहा समझ। तो हमारा बेस कौन होगा, हमेशा ON होगा। और दोनों में बड़ा हमारे पास कौन दिख रहा है, OA। तो बेस हमारा ये फिक्स्ड है। तो cos अगर मैंने थीटा a लिया तो क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है भाई, वो बेस है, वो फिक्स्ड है। अरे समझ, मतलब थीटा यहां से नहीं बना, थीटा यहां से बना है। अरे समझ, ठीक। तो O है, अपॉन क्या आएगा, कौन है हाइपोटेन्यूज उसमें, O, ठीक, वेरी गुड। कितना आएगा, ON की वैल्यू तुमको पता, ON की वैल्यू पता है, स्मॉल d। OA की वैल्यू पता, h/a। तो cos थीटा a की वैल्यू कितनी, क्लियर है ये वाला। वैसे ही जैसा तुमने इसको लिया है, अब या तो तुम डायग्राम से देखो, और नहीं समझ आ रहा है तो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एक में d/ha आएगा और ON फिक्स्ड है तो सबका बेस किसको लेना है, ON को ही लेना है। आ रहा समझ। तो दूसरा वाला सिमिलरली इसी प्रकार हमारे पास अगर हमने cos थीटा b लिखा क्या हो जाएगा,
d अपॉन k बाई b। और वैसे ही अगर मैंने cos थीटा c लिखा तो कितना हो जाएगा d अपॉन l बाई c। क्लियर हुआ? नहीं तो फिर डायग्राम निकालते रहना, वो भी कोई बहुत बड़ी चीज है, वो निकल जाती है। चलो क्लियर है यार? अब इन सब की वैल्यू तुम कहां रखोगे? इक्वेशन। तो अगर मैंने इसे लिखा देन बाय इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा भाई? तो इसका स्क्वायर करो सबका, d अपॉन h बाई a का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन k बाई b का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन l बाई c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक, अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूं तो क्या सब में कॉमन क्या है भाई? d स्क्वायर। क्या बचा? a अपॉन h का होल स्क्वायर, फिर वैसे ही b बाई k का होल स्क्वायर, फिर c बाई l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैंने यहां से d स्क्वायर और सबको ट्रांसफर कर दिया तो 1 अपॉन क्या बच गया? a अपॉन h का होल स्क्वायर, b बाई k का होल स्क्वायर, c बाई l का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसी को लिखा रूट में तो रूट में 1 का तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला a अपॉन h का होल स्क्वायर, b अपॉन k का होल स्क्वायर, c बाई l का होल स्क्वायर। समझ आया? लेकिन अगर मान लो ये जो लेटिस डिफरेंस है, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो अलग अलग काटा है, अगर वो सभी सेम हो जाए, if a is equal to b is equal to c, देन हमारे पास लेटिस इंटरवल HKL कैसा दिखेगा? अपने पास किस तरीके से दिखेगा उसको ध्यान देना। अच्छा ये सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, ये हम लोगों के पास इस तरीके से वैल्यू आया हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू कितना थोड़ा सा गड़बड़ है क्या? कहीं देखो तो एक बार a अपॉन, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया है। अगर मैं इसको वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है? यहां से हम लोगों ने इस तरीके से लिखा, ठीक है, a अपॉन ओ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसको क्या माना है? a अपॉन h माना है। गड़बड़ हुआ है, ये थोड़ा समझना, इसको हम लोगों ने गलत लिखा है। a अपॉन h, इसको सुधारना, a अपॉन h और b वाले के लिए क्या हो जाएगा? b अपॉन b। ये थोड़ा गलत लिखा गया था जिसकी वजह से है c अपॉन l। तो यहां से थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? a अपॉन h, b अपॉन k और c अपॉन l। ये थोड़ा सा लेंथ वाले को थोड़ा सा दिक्कत देना, बाकी OA की वैल्यू a अपॉन h है और OB की वैल्यू क्या है? b अपॉन k और OC की वैल्यू क्या है? c बाई l। तो ये इस तरीके से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये थोड़ा चेंज होगा, h अपॉन कितना, और ये भी यहां पर भी सुधरेगा, फिर a अपॉन h और ये हो जाएगा b अपॉन k और ये हो जाएगा c अपॉन l। तो यहां से हम लोग के पास वैल्यू हो गई थी, तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा k बाई b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा l बाई c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी थोड़ा सुधार लेते हैं, h अपॉन a, फिर हो जाएगा k बाई b और ये हो जाएगा l बाई c। हां, यहां से आपके पास वैल्यू आ गया भाई, रूट रखेंगे तो भी वही चीज, h अपॉन a, k अपॉन b और ये हो जाएगा l बाई c। ठीक, अगर तीनों वैल्यू सब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर तीनों को मैं a लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा? a लिख रहा हूं ना, तो a रूट निकाल के स्क्वायर a स्क्वायर ये भी आएगा, ये भी b की जगह भी a लिख रहे हैं तो a स्क्वायर, c वाला भी क्या आएगा? a स्क्वायर। तो पलटेगा तो a और नीचे में क्या आएगा भाई? रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यही तुम लोग का है लैटिस इंटरवल के लिए फॉर्मूला या डेरिवेशन। तो ये तुम्हारा 5 नंबर से 10 नंबर के बीच में आता है तुम्हारा। ठीक है।